टू इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी उस ईरान की जो पिछले 19 दिनों से लगातार चल रहा है, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ सड़क पर हैं, खामनेई की तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, तो दूसरी तरफ खामनेई की फोर्स है जो नरसंहार कर रही है, प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार रही है, उन पर मशीन गन से गोलियां बरसा रही है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में कैसे हैं हालात? खामेनेई कैंप में क्यों मचा हुआ है हड़कंप? ईरान को अपना एयर स्पेस क्यों बंद करना पड़ा? आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईरान को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। ईरान में जारी विद्रोह के बीच अमेरिका ने खामेनेई के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू की है। वेनेजुएला की तर्ज पर ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ट्रंप ने ऑपरेशन माथुरो को लेकर पहले वेनेजुएला की घेराबंदी की थी, ठीक उसी तरह ट्रंप ने ऑपरेशन खामेनेई को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाले वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है, इसलिए अब्राहम लिंकन को ऑपरेशन ईरान के लिए ही मूव किया गया है। ईरान विद्रोह का 19वां दिन, कैसे हैं हालात? ईरान ने क्यों किया अपना एयर स्पेस बंद? क्या ट्रंप ने शुरू कर दिया ऑपरेशन खामेनेई? ट्रंप ने सबसे बड़े युद्धपोत को क्यों किया मूव? ट्रंप का खामेनेई प्लान बैकफुट पर ईरान। Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way. ईरान में खामेनेई के खिलाफ 19 दिनों से विद्रोह हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ ईरान में खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जुनून है, तो वहीं दूसरी ओर खामेनेई हर हाल में प्रोटेस्ट को कुचलना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों को गोलियों से भनवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन पर गोलियों की बौछार की जा रही है। ईरान की सड़कों पर नरसंहार की तस्वीर दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। मोबाइल फोन की सर्विस भी बंद कर दी गई है। स्टारलिंक के कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि विद्रोह की कोई तस्वीर दुनिया के सामने ना आए। खामेनेई के खिलाफ भड़के गुस्से को दुनिया ना देख सके और विद्रोह को कुचला जा सके। विद्रोह में ईरान में कितने लोग मारे गए हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। ये तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां लाशों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ट्रकों पर मारे गए उन लोगों के शव हैं जो विद्रोह के दौरान मारे गए हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी और खामेनेई समर्थक लोग हैं।
Iran held a mass funeral today for some 100 security officials and others killed in the crackdown on protests in the country. Now, this came with a crowd of tens of thousands who gathered outside of Tehran University. These caskets were covered in red and white roses, and people in the crowd held aloft pictures of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. But this was a pro-government demonstration, and it came as the death toll in the protests rose to over 2,500 people killed, the vast majority of them demonstrators. This warned that this death toll is likely to rise even further. And meanwhile, we're getting more information come out of Iran because as of now, activists there say that Starlink service, that satellite internet service, is now free, so they're able to transmit more videos and photos out when the government has entirely shut down the internet since last week. ईरान में जिस तरह विरोधियों का कत्लेआम हो रहा है, खामेनेई विरोधियों की हत्याएं की जा रही हैं, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा हाई है। बताया जा रहा है कि ईरान में जारी प्रोटेस्ट और टेंशन के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत को मूव कर दिया है। अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन को साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया गया है। ट्रंप ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन को ही मूव क्यों किया? यूएसएस इब्राहिम लिंकन की खासियत क्या है? इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में क्यों हड़कंप है? एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन एक विशालकाय बेड़ा, ये इतना पावरफुल है कि ईरान जैसे देश में तबाही मचा सकता है। इसे चलता फिरता युद्ध का मैदान कहा जाता है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन अमेरिकी नौसेना की सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है। ये परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। इस करियर स्ट्राइक पर अमेरिकी सेना ने करीब 8000 बेहद ट्रेंड सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा FA-18E F सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर, F-35C लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर, E-2D हॉके, MH-60R-S सीहॉक और EA-18G ग्रोवलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। मध्य पूर्व की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने से आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इसे भेज रहा है। इसके अलावा अगर ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले करता है तो ये उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने के काम करेगा, जैसा कि पिछले साल जून महीने में देखा गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर टॉमहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जिसकी मार करने की क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इससे ये ईरान की सीमा में घुसे बगैर राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में हमला कर सकता है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप है। ईरान को भी डर सता रहा है कि कभी भी ट्रंप अटैक कर सकते हैं, इसीलिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तेहरान में नो टाइम जारी कर दिया गया। ईरान से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। ईरान ने अपना एयर स्पेस इसलिए बंद किया क्योंकि अमेरिका ने कतर स्थित अपने ठिकानों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। दरअसल ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। अब यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट से टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इसे ट्रंप के उस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से ईरान पीछे हट गया है। President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out.
but we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've seen Crazy the body world. bags, so how do you trust No, them? you've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. ईरान में कत्लेआम हो रहा है। खामेनेई की फोर्स भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। खामेनेई की फोर्स मशीन गन लेकर सड़क पर उतर चुकी है। पिछले 18 दिनों में ईरान में 2500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि कुछ एजेंसियां तो 12000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर रही हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान बैकफुट पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने बुधवार को दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने अमेरिका के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। भले ही अमेरिका और ईरान कह रहे हैं कि अभी के लिए फांसी रोक दी गई है, लेकिन ईरानी फोर्स इस्लामी निजाम से बगावत करने वालों को अब चुन चुन कर पकड़ रही है। जो भी कैमरे में नजर आ रहा है उनकी पहचान करके उनके घरों पर रेड डालकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ना कोई कोर्ट, ना कोई ट्रायल, बागियों को सीधे फांसी पर लटकाने का प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द से जल्द फांसी सुनाई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि खामेनेई की पुलिस ने 25,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। उन पर फांसी देने की कार्रवाई को अगर रोक दिया गया तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच एक जंग रुक जाएगी। इसका भी जवाब ट्रंप ने दिया है। Military action is now off the table against Iran. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is Israel still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ईरान की फांसी रोके जाने के फैसले के बारे में बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ट्रंप के पास कौन कौन से विकल्प होंगे। ईरान भले ही अमेरिकी हमले का जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने 6 महीने पहले जून 2025 में ही इसका एक ट्रेलर दिखा दिया कि कैसे B-2 बॉम्बर अमेरिका से आते हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाकर उसे तबाह कर देते हैं। अब ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो के जरिए भी संदेश दिया कि वो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में ट्रंप ईरान को तबाह करने के लिए पहले तो USS इब्राहिम लिंकन को मूव कर चुके हैं। इसके अलावा उनके पास जो विकल्प हैं वो है विकल्प नंबर 1, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने क्षेत्रीय ठिकानों से ईरान पर हवाई हमला शुरू कर दे। इसमें ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात B-52 बॉम्बर और लड़ाकू जेट की तैनाती भी शामिल है। विकल्प नंबर 2, ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमला कर सकता है। विकल्प नंबर 3, साइबर युद्ध भी एक रास्ता हो सकता है। अमेरिका के साइबर ऑपरेशन का उद्देश्य ईरानी कमांड सिस्टम, संचार नेटवर्क और सेना के कोऑर्डिनेशन को बाधित करना हो सकता है। इससे तेहरान के प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता सीमित हो सकती है। विकल्प नंबर 4, वॉशिंगटन गुप्त सैन्य मिशनों पर भी विचार कर सकता है। इनमें ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य या रणनीतिक एसेट को रास्ते से हटाने की कार्रवाई करने वाली सेना की खास यूनिट शामिल होंगी, जो ईरान की क्षमताओं को कम करते हुए पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से बचेगी। विकल्प नंबर 5, आखिरी विकल्प कि अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके टारगेट बनाए गए ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले कर सकता है। इस तरह के हमले मिसाइल बनाने वाली ईरानी फैक्ट्रियों या परमाणु साइटों पर केंद्रित हो सकते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खामेनेई की जगह रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपना चाहते हैं। ईरान में जो विद्रोह हो रहा है उसमें प्रदर्शनकारी भी रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। रेजा पहलवी भी अब नए ईरान की बात कर रहे हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि खामेनेई के बाद ईरान कैसा होगा। All of our friends around the world, under the yoke of the Islamic Republic,
Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. ट्रंप की सेना ईरान में बमों की बारिश के लिए बस ऑर्डर का इंतजार कर रही है, तो वहीं ट्रंप का नया बयान ज़ेलेंस्की के लिए किसी मिसाइल अटैक से कम नहीं है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम ना हो पाने के लिए एक शब्द में ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बता दिया। ट्रंप ने जो कहा है वो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी है। यूक्रेन पर बरस रही रूसी मिसाइलों के बीच ज़ेलेंस्की की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। क्या ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का गुस्सा चिंगारी बनने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की को ट्रंप सबक सिखाने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की को पीस डील ना मानने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? यूक्रेन पर पुतिन पहले से फायर मोड में नॉनस्टॉप बम बरसाए जा रहे हैं। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 8 इलाकों पर 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 क्रूज मिसाइलें दागी। ये इस साल का सबसे बड़ा हमला है। पुतिन की सेना बिना रुके लगातार अटैक कर रही है। इन हमलों ने यूक्रेन की बिजली और हीटिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एनर्जी सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। यूक्रेन के रोस्टोव ऑन डॉन शहर में ड्रोन से हमले हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिसमें 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। रूस के डेडली अटैक में इंडस्ट्रियल प्लांट और एक डिपो में आग लग गई। कई अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा और 2 निजी मकान जलकर खाक हो गए। 25 हमले रोस्टोव क्षेत्र में हुए और 19 स्टावरोपोल इलाके में। यूक्रेन के बंदरगाह ओडेसा में भी रूस ने हमला किया है। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। कीव में इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा बिजली ब्लैकआउट देखा गया है। कीव के साथ ही खार्किव में भी ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही रूस नई पीढ़ी के गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन से भी हमले कर रहा है। करीब 4 साल से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना के नुकसान के आंकड़े भी काफी ज्यादा हैं। इस भीषण युद्ध में अब तक करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन अब यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के मूड में है। नए साल में रूस ने 100 से ज्यादा नए खतरनाक हथियारों को युद्ध में उतारा है।
रूस अब नई पीढ़ी की ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में उतार चुका है। ये ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज उड़ान भरती है। इसके साथ ही स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ये 500 किलोमीटर तक टारगेट को तहस नहस कर सकती है। रूसी सेना किंजल मिसाइल से भी यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रही है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उतरती हैं। इनकी ट्रैकिंग बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। ये ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज होती है। कैलिबर रूस की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जाता है। मिसाइलों के साथ ही रूस अब गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन को भी युद्ध में उतार चुका है। नई पीढ़ी के इस ड्रोन में जेट का काफी पावरफुल इंजन है, जो करीब 90 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। पुतिन की सेना और हथियार दोनों यूक्रेन को दिन ब दिन तबाह करने में लगे हैं। ओरेशनिक मिसाइल को लेकर पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना असंभव है, जिससे नाटो देशों में टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की युद्ध विराम की बात तो करते हैं, पीस प्लान पर 90% सहमति का दावा भी करते हैं, लेकिन ट्रंप का मानना उनसे अलग है। डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन पीस प्लान सक्सेसफुल ना होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे इसके लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन असली अड़चन जेलेंस्की है। मुझे लगता है कि पुतिन समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए कम तैयार है। जेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार करना होगा। ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध को जल्द खत्म करने का उनका दावा आसान साबित नहीं हुआ। ट्रंप और जेलेंस्की की लास्ट मुलाकात 8 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा में हुई थी, जिसके बाद ट्रंप को भरोसा था अब युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जमीन का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। रूस यूक्रेन का पीस प्लान जमीन पर कब्जे को लेकर अटका हुआ है। जेलेंस्की युद्ध में हारी हुई जमीन रूस को नहीं सौंपना चाहते। पुतिन बिना डोनबास दिए पीस प्लान पर साइन करने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम को लेकर पुतिन की डिमांड्स की बात करें तो पुतिन शासन की प्राथमिक मांग है कि वो कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन में चुनाव के बाद ही कर सकते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर उसके कब्जे को मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूरी वापसी उसकी अहम शर्त है। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले दूसरे इलाकों में भी नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है। डोनबास को लेकर रूस लगातार धमकी देता है कि अगर ये इलाका उसे नहीं मिला तो मिसाइलें और भी ज्यादा आग बरसाएंगी। रूस ने शांति समझौते के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की भी मांग की है। पीस डील को लेकर नाटो देश जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। कल नाटो संसदीय सभा ने सदस्य देशों से यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की सप्लाई तेज करने को कहा है। नाटो की तरफ से कहा गया है कि यूरोपीय सहयोगी देश रूस के साथ पीस समझौते के बाद यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। नाटो का टारगेट यूक्रेन को ऐसी पोजीशन में लाना है जहां वो पुतिन के सामने स्ट्रेंथ के साथ बातचीत कर सके। नाटो रूस को धमकी दे रहा है, लेकिन पुतिन के हमले नॉन स्टॉप जारी हैं। अटैक की भीषणता जरा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। पूर्वी यूरोप के देश यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है तो दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी से पूरे यूरोप में खलबली मच गई है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा समेत 6 देशों की सेना क्यों ग्रीनलैंड पहुंच रही है? अगर ट्रंप ने युद्ध छेड़ दिया तो फिर क्या होगा? नाटो ट्रंप की सुनेगा या यूएन चार्टर को मानेगा?
ट्रंप को आखिर क्यों चाहिए ये बर्फीला द्वीप ग्रीनलैंड? समझिए इस रिपोर्ट से। ग्रीनलैंड में 6 देशों के फौजी, युद्ध की उल्टी गिनती। अमेरिका ने हमला किया तो क्या होगा? नाटो ट्रंप की सुनेगा या चार्टर मानेगा? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? नेशनल सिक्योरिटी या रेयर अर्थ पर नजर। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद और धमकियों के बाद यूरोपीय देशों में हलचल बढ़ गई है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देश लामबंद होने लगे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप प्लान को लेकर यूरोप ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के खिलाफ नाटो के 6 देशों की सेना दलबल के साथ ग्रीनलैंड पहुंच रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच जर्मनी, फ्रांस ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन और नीदरलैंड के सैनिक भी इस बर्फीले आइलैंड में पहुंच रहे हैं। जर्मन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डेनमार्क के बुलावे पर ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में 13 लोगों की टोही टीम की तैनाती की गई है। ये तैनाती एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए की गई है। इस मिशन का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेनमार्क का समर्थन करना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भी ऐलान किया कि उनका देश ग्रीनलैंड में सैनिक भेज रहा है। फ्रांस यूरोपीय संघ में एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अमेरिका के खिलाफ कनाडा भी ग्रीनलैंड के सपोर्ट में उतर चुका है। बीते दिनों कनाडा ग्रीनलैंड में मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। स्वीडन ने भी यूरोप के मिलिट्री मिशन में हिस्सा लेने की बात कही है। इसके साथ ही नीदरलैंड और कनाडा की भी ऐसी ही योजना है। यूरोपीय देशों ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वॉशिंगटन में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की मनमर्जी पर डेनमार्क समेत यूरोपीय संघ की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के मंत्रियों से मिलने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री भागे भागे वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉक रासमुसेन ने भी मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। अब अगली बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होने जा रही है। We will meet again Friday in Copenhagen, so we will continue our discussion. And it is important that people in Congress and the Senate emphasize that, of course, everybody has to respect the UN Charter and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark. Having said that, we know that we are in a different geopolitical situation in comparison with like 10 years ago, when everybody believed that the Arctic should be low tension area and everybody took the peace dividend. Things have changed, but we are also ready to step up. We have done that. We have invested almost $15 billion last year and the year before in capabilities in Greenland, and we are ready to do more. It should be done respectfully in a close cooperation with the Kingdom of Denmark and US and in the framework of NATO. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन में अमेरिका के कुछ सीनेटरों से भी बैठक की, जिसमें ग्रीनलैंड की क्षेत्रीय अखंडता और यूएन चार्टर पर लंबी चौड़ी बात हुई। जिस ग्रीनलैंड पर चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को लेकर ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने का दावा कर रहे थे, अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में होने का बहाना बना रहे हैं। ट्रंप के इस दावे को कई अमेरिकी सीनेटरों ने भी सिरे से खारिज किया है। One of the most important things to come out of this is that this entire discussion is based upon a false premise, and that is that somehow America has to control Greenland in order to develop national security assets to protect our security interests in the Arctic, which are real.
We've had a base in Greenland for 75 years. We have a treaty with Denmark and Greenland for national security assets. And one of the things we learned in the meeting is that the Danes and the Greenlanders are very open to additional national security assets in Greenland in order to meet whatever risks there are. So the idea that we have to own the country in order to protect our national security is just nonsense. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के आगे किसी की चल पाएगी। ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े हुए हैं और वो किसी भी हाल में चीन और रूस को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल डायरेक्ट हमले की बात नहीं की, लेकिन ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए दूसरे विकल्पों से भी इनकार नहीं कर रहे। Telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog. ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा सालों भर से बर्फ से ढका रहा है। इसके बावजूद लंबे समय से अमेरिका की रणनीति इस पर कब्जा करने की रही है। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटूफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बियों की मॉनिटरिंग करता है। ट्रंप लगातार ये तर्क देते रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ट्रंप ने इसे प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा है और यहां तक कहा कि नाटो को अमेरिका के इस रुख का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ट्रंप के इन दावों को डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया है। डेनिश खुफिया एजेंसियों को करीब एक दशक से ग्रीनलैंड के आसपास किसी भी चीनी युद्धपोत की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। डेनिश विदेश मंत्री ने चीन या रूस से तत्काल समुद्री खतरे के दावे को सिरे से खारिज किया है। No Chinese investments in Greenland. When I served as Prime Minister, I served Prime Minister twice. We avoided any kind of Chinese investments in infrastructure. 10 years ago, the Road Belt Initiative, what you have seen in Africa, we avoided all that. तो फिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं? ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर ये अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए बेहद अहम है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है कि वहां समंदर में रूस और चीन के युद्धपोतों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा तो बहाना है ट्रंप का। असली निशाना ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बड़ा भंडार है, जिसके मिलने से अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ के 90% हिस्से को चीन कंट्रोल करता है। ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चीन उत्पादन करता है। ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम भी है, जिसका अमेरिका अभी रूस से इंपोर्ट करता है।
ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और ग्रेफाइट भी प्रचुर मात्रा में है, जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड के इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर ट्रंप की नजर है और हर हाल में उसे हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग थलग करना चाहते हैं। अमेरिका का समुद्री ट्रेड रूट्स पर भी नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक में नई शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को कम कर देंगे। रास्ता छोटा होने से व्यापार लागत कम हो सकती है। बर्फ पिघलने से नए रास्ते को आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा वो ग्लोबल ट्रेड पर असर डाल सकता है। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए एक अहम प्लेस है। जिस नाटो पर अमेरिका का दबदबा है, अगर वही अमेरिका नाटो देशों पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है तो नाटो के सदस्य देश क्या करेंगे? फिलहाल नाटो के 6 देश अमेरिका के खिलाफ उतर चुके हैं। ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने के लिए इन देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं।